तो सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको विभू सर पढ़ाएंगे जो कि सॉलिड स्टेट है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन को अगर डिवाइड किया जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसको समांगी और विषमांगी विलयन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समांगी जिसमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं एक जैसी हों, समांगी विलयन, और जहां पर दोनों अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं विषमांगी विलयन होता है। फिर भी अगर इसको स्टैंडर्ड वे में समझना है तो इस पूरे टॉपिक में हमें केवल और केवल होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। हिंदी में उसको समांगी विलयन कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पे भी ऊपर फर्स्ट 3 लाइन है, मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance in which individual component will lose their identity and cannot be separated into their pure form by simple method। कहने का आशय यह है कि समांगी विलयन दो अथवा दो से अधिक घटकों का एक विलयन है। इसमें प्रत्येक घटक अपनी मूल पहचान को विलयन में खो देता है। साथ ही साथ अब उस विलय को उस विलयन से सामान्य विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर नमक यानी कि सॉल्ट को मैं पानी में डिजॉल्व कर दूं तो अब वो सॉल्ट विलयन सॉल्यूशन के फॉर्म में उस वाटर में उपस्थित है, परंतु क्या उसकी अवस्था वही है जो पहले थी? नहीं, अब उसकी अवस्था बदल गई। वो आयंस के फॉर्म में डिजॉल्व हो गया। पहले सॉलिड स्टेट में था और इस समय वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है। तो प्रत्येक घटक अपनी मूल अवस्था को खो देता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। और अगर आप चाहें तो क्या आप उसको सामान्य तरीकों से फिर से पृथक कर सकते हैं? हम चाहें कि वो अब उस नमक के घोल को छन्नी से छान के पानी और नमक अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं, थोड़ा आगे देखिए। कहने का अर्थ है कि समांगी विलयन में दो से अधिक चाहे जितने भी घटक हों वो अपनी मूल पहचान को विलयन में पूर्णतः नष्ट कर देते हैं और उन्हें किसी भी साधारण तरीके से उस विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये समांगी विलयन यानी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है। हम सभी जानते हैं कि जो विलयन है उसमें दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, परंतु यह हर समय सत्य नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि किसी विलयन की सांद्रता बताने के लिए मैं कहता हूं कि यह 20% एथेनॉल है। 20% एथेनॉल, इसका आशा है कि उसमें 20 ml तो एथेनॉल है, बाकी बचा 80 ml जल है। तो सामान्य
सी बात है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 20 ml कम मात्रा है और 80 ml ज़्यादा मात्रा है। तो कम मात्रा में यहाँ एथेनॉल है, इसलिए इस 20% एथेनॉल में 20% एथेनॉल में एथेनॉल विलेय है और जल आपका विलायक है। लेकिन अगर वही मैं इसी चीज़ को बढ़ाकर 60% एथेनॉल कह दूं तो अब बात पलट गई। इसका आशा है कि 60 ml एथेनॉल और 40 ml वाटर, अब क्वांटिटी वाटर की कम हो गई, तो उस केस में वाटर को विलेय यानी कि सॉल्यूट और हमारे एथेनॉल को जो कि 60 ml है वो यहाँ पर विलायक हो जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है मैं आपको विलेय और विलायक समझाने में सफल रहा। विलेय की एक और परिभाषा प्रचलित है, वो ये कि किसी भी विलयन में विलयन की जो मूल अवस्था होती है वो अवस्था रखने वाले घटक को ही विलायक कहते हैं। जैसे चीनी की मूल अवस्था ठोस है, जल की मूल अवस्था लिक्विड। तो एक शुगर को अगर देखें तो शुगर आपका सॉलिड स्टेट में है और वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है। दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इट मस्ट बी अ सॉल्वेंट। तो विलयन की जो फाइनल स्टेट होगी वही स्टेट आपके सॉल्वेंट की होगी। तो यहाँ पर भी हमारा वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कंसंट्रेशन, सांद्रता। किसी भी विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो सांद्रता को परिभाषित करने के लिए उस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा तथा विलायक की मात्रा विभिन्न प्रारूप में परिवर्तित होते रहते हैं। कभी हम विलेय को ग्राम में लेते हैं, कभी ml में लेते हैं, कभी किलोग्राम में लेते हैं। ठीक ऐसे ही विलायक को भी बदलते रहते हैं। कभी विलायक के सापेक्ष लेते हैं, कभी विलयन के सापेक्ष लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन को निकालना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन को अगर सिंपली देखा जाए तो किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट हमने उसके कितने अमाउंट में डिजोल्व किया है, सामान्य जनरल भाषा में उसको ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। कंसंट्रेशन जो है उसको हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ हम कंसंट्रेशन की बात नहीं, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। यानी कि सांद्रता को कितने अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है उसकी बात हो रही है। तो मैं दो तरीके में इसको विभाजित करूँगा। पहला होगा ऐसी सांद्रताएं जो आयतन से संबंधित हैं, यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड है, और जो दूसरी प्रकार का टर्म है वो मास से यानी कि द्रव्यमान से संबंधित है। तो वॉल्यूम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं और मास से रिलेटेड टर्म्स हैं कंसंट्रेशन के, उनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पिछले वर्षों में नीट में एक कभी क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सांद्रता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि वॉल्यूम से रिलेटेड सांद्रताएं जितनी भी हैं वो सभी तापमान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ताप को परिवर्तित करने से आयतन में परिवर्तन होता है, और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन पर निर्भर रहने वाली सभी सांद्रताएं भी परिवर्तित होंगी। सामान्यतः जो मुख्य सांद्रताएं हैं वो आपकी मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है इसमें, लेकिन परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई वेट का भी बहुत महत्व है। हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। तो वॉल्यूम से मुख्य रूप से यही चार हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वेट, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। दूसरा जो पार्ट है उसमें
जो आपको मिलेंगी, जो मास रिलेटेड यूनिट है, उसमें आपको देखना है कि उसमें भी 4 ही हैं। पहला है परसेंटेज बाय मास, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं, इसे कैपिटल एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड है मोलैलिटी, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम में मोलैरिटी था, यहाँ मोलैलिटी है। मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m और मोलैरिटी को कैपिटल M से दर्शाया जाता है। और आखिरी जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड यूनिट है उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा डेफिनेशन जो कि आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको आप सिंपली परसेंटेज V बाई V से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म है V वो सॉल्यूट का रहता है और लास्ट टर्म V वो आपका हमेशा सॉल्यूशन का रहेगा। तो किसी भी परसेंटेज रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में हम सॉल्यूट को डिफाइन कर रहे होते हैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालना है, यानी कि परसेंटेज V बाई V। तो सॉल्यूट भी V फॉर्म में है, यानी कि वॉल्यूम के फॉर्म में है, और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के फॉर्म में है। ध्यान रखना है परसेंटेज निकालते समय एक स्टैंडर्ड वे में हम 100 ml 100 ग्राम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज बाई वॉल्यूम की सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन सॉल्यूट। टाइपिंग मिस्टेक है, सॉल्यूट का गलत है, SA हो गया है, वहाँ SO होना चाहिए था। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml विच प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, यहाँ भी एक गलती हो गई, सॉल्यूशन हो गया है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही वॉल्यूम ml में रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान रखिएगा हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। इफ आई से 20% V by V of ammonia, 20% V by V of ammonia, इसका आशय है कि उस विलियन में 20 ml अमोनिया और बाकी बचा, यानी कि 100 माइनस 20 80 ml आपका जल होगा। तो आपको ये मानकर चलना है स्टैंडर्ड वे में कि हमें जो भी कंसंट्रेशन दी जाती है वो हमेशा सॉल्यूट की दी जाती है। सॉल्वेंट की भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो वहाँ जरूर लिखा रहेगा सॉल्वेंट स्पेसिफिक वे में सॉल्वेंट करके लिखा रहेगा। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो स्टैंडर्ड रूप से हम उसको मानक तरीके से मान लेते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट के ही अमाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है परसेंटेज बाई मास। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W बाई V। W बाई V मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अपर टर्म है वो सॉल्यूट से रिलेटेड है और लोअर टर्म जो है वो आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और अपर टर्म यहाँ पर W है, यानी कि वेट, जैसे हमें ग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब यही अपर टर्म ग्राम में हो जाएगा जो कि सॉल्यूट का मास होगा। देखते हैं इसको कैसे लिखा है, डिफाइन करेंगे। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which present in 100 ml of solution known as percentage by mass। फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको आप इजीली नोट कर सकते हैं। परसेंटेज W बाई V इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। फिर से वही मिस्टेक, यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो रिप्रेजेंटेशन से भी आप इजीली उसको फार्मूले को बना सकते हैं। ऊपर W है तो W ऑफ सोल्यूट, नीचे V है तो V ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना है जब V वेट रहेगा ग्राम में रहेगा, जब V यानी कि वॉल्यूम रहेगा ml में रहेगा, और उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज W/V इजीली आ जाएगा। तीसरा जो टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और इन्हें आपको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है। तो मोलैरिटी में इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which present in per liter of solution known as molality. It is depends on temperature and represented by capital M. ध्यान रखिएगा मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली मोलैरिटी में हमें दो चीज़ें पता रहनी चाहिए, तब हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिलियन में विलेय के मोल कितने हैं और उस बिलियन में जो आयतन है वो उसका कितना है, और आयतन हमको लीटर में चाहिए। हो सकता है कभी ml में दे दिया जाता है तो उसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाई 1000 करके। सिंपल इसी से रिलेटेड देखिए, मोलैरिटी में तो नंबर ऑफ मोल्स बताना है आपको सोल्यूट के पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। नॉर्मेलिटी भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट करना है। मोल्स की जगह एक नया टर्म आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अभी हम थोड़ी देर आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंपली आपने 11th में इतना पढ़ रखा है। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास करते हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट वे में अगर किसी क्वेश्चन में मोल्स ना देकर उसका मास दे देता है तो हम पहले उसके मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूले में पुट करके यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी। तो ये जो चारों यूनिट थी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वेट, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट्स हैं। और इसमें जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ये चैप्टर 11th और 12th दोनों में कॉमन ही है। चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म कॉमन टॉपिक है। सॉल्यूशन तो केवल आपका 12th में ही आता है। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा लिख के रिप्रेजेंट कर दिया है कि जिससे इजीली रहे आपके लिए। यहाँ पर मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल्स अगर नहीं दिए गए हैं तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा, उसको हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारा वॉल्यूम ml में है तो हम 1000 से उसको डिवाइड करते हैं, ऑब्वियसली 1000 ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस of 1 mole solute in 1 liter of solution is called डीमोल solution। ये एक अलग टर्म है डीमोल solution। डीमोल solution नॉर्मली वर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो डीमोल solution कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी 1 मोल विलेय को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर में अगर हम उसकी मोलैरिटी बताते हैं तो वही बिलियन आपका डीमल बिलियन कहलाता है। ठीक है। मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, हमें किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी कब निकालनी है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निकालनी है। और यहाँ पर स्पेसिफिक है कि जो भी विलेय रहेगा उसके मोल भी क्या रहेंगे, 1 मोल रहेगा, और वॉल्यूम है जो सोल्यूशन का वो 1 लीटर ही रखना है। तो उस केस में इसको हम डीमोल सोल्यूशन कहेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है तो हम उस कंसंट्रेशन को मोलैरिटी लेकर ही आगे चलेंगे। ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो एनसीईआरटी बुक में है। 1 ppm फ्लोराइड, ये जो 1 ppm फ्लोराइड होता है वो दांतों की क्षय को रोकता है, प्रिवेंट टूथ डिके
1.5 ये उनको थोड़ा सा मोटिल्ड कर देता है। मोटिल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा भद्दा टाइप का कर देता है, दांत थोड़ा सा ऐसे लगने लगेंगे जैसे उसमें अलग कलर आ गया हो, ऑरेंजेस रेडिश कलर आ जाते, तो कितना है खतरनाक है आप समझ ही सकते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन है जो कि हमारा मास रिलेटेड कंसंट्रेशन यूनिट में आपको मिलेगा, तो वहाँ उसके बारे में बताएंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन फ्लोराइड का बढ़ जाता है तो वो जहरीला हो जाता है। मोस्टली जितनी भी चूहे मारने की दवाएं हैं उसमें सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर नो डाउट कंसंट्रेशन जो होगी फ्लोराइड की NaF की वो 1.5 ppm से ज़्यादा रखते होंगे, तभी वो रेड क्लैग के रूप में काम करेगा। तो ये हम लोग सिंपली देख ही चुके हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर। अगर आप कोई भी नोट्स नोट करना चाहते हैं तो इजीली पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। बाकायदा प्रॉपर नोट्स है, घर पे बैठ के आप इसको बना लीजिए। नहीं बनाना है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, वैसे भी खाली ही बैठे हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ न्यूमेरिकल हैं, देख लीजिए इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है 20% WYV यानी कि वेट बाई वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन दिया गया है और उसकी आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मोलैरिटी पूछा गया है। हमें पता है मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए, लेकिन इसमें मोल्स तो कहीं दिए नहीं गए, लेकिन NaOH का कंसंट्रेशन दे दिया गया है परसेंटेज बाई वेट के फॉर्म में, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 20% WYV। हमने आपको कहा था कभी भी परसेंटेज कंसंट्रेशन या कोई भी कंसंट्रेशन टर्म वो हमेशा सॉल्यूट के अमाउंट को बताता है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो W के फॉर्म में होगा यानी कि ग्राम में। तो यहाँ जो 20% है वो 20 ग्राम ऑफ NaOH है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इनडायरेक्टली हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया गया 100 ml, और सॉल्यूट का मास भी दे दिया 20 ग्राम। अब हमें जब मास पता चल गया है तो हम मास को इजीली मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। Na का मास होता है 23, O का 16, H का 1, ओवरऑल 40 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 40 यानी कि 0.5, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख लीजिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम ml में है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में। तो इस तरह से 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मोलर। तो रिलेट करके क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स के जो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट हैं उनको आपस में कोरिलेट किया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखेंगे जहाँ कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है उनको रिलेट कराया जाएगा या चेंज कराया जाएगा आपको मास रिलेटेड फॉर्म में, तो वो वाले फॉर्म भी हम लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़े ही हैं, परसेंटेज बाई मास से रिलेटेड है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड obtained 250 ml of semi-molar solution। सेमी-मोलर, डेसी-मोलर, सेंटी-मोलर, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपके पास NCERT बुक है तो उसमें इस तरह के पैरामीटर दिए गए, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हम न्यूमेरिकल में तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक ऑक्जेलिक एसिड का रिक्वायरमेंट निकालना है और इनडायरेक्टली उसने आपको बता दिया है मोलैरिटी। मोलैरिटी फिक्स नहीं बताया, 5 मोलर 2 मोलर नहीं बताया, सेमी मोलर करके बताया। तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि सेमी मोलर मतलब हाफ, 1/2 मोलैरिटी इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन में दे दी है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया है कि 250 ml रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। लैब में जितना भी ऑक्जेलिक एसिड होता है वो सब डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है,
ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड में जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका जो फार्मूला होता है वो COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2। उसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के 2 मोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका अगर हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो वो 126 आता है। ध्यान रहे, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में, तो वहाँ भी इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसको निकालने के लिए हम मॉलिकुलर वेट को डिवाइड कर देते हैं उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी से। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट जो है ऑक्जेलिक एसिड का वो आया है 126। हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए है और हम उस इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो एसिड है वहाँ पर 2H+ आयन रिलीज होंगे, तो ये आपका 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 63। जैसे ही इक्विवेलेंट वेट आ गया तो हमें तो वेट निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, यानी कि हमें वेट नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। तो मोलैरिटी भी दी गई है, मोलैरिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कितनी होगी, क्या फार्मूला देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग यूज करें वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो आपको मोलैरिटी पता है, मॉलिकुलर वेट पता है 126, वॉल्यूम पता है, WT निकालना है आपको, इजीली निकल आएगा। सब कुछ पुट कर दीजिए। देखिए कॉर्नर पे मैंने ऊपर उसको सॉल्व भी किया है। मोलैरिटी की जगह 1/2, वेट आपको फाइंड ही करना है, डिवाइड बाई 126 मॉलिकुलर वेट इंटू 250, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका वेट आ जाएगा 15.75। ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक तरीके से ये दिया गया होता कि एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड है, इसका मतलब वहाँ पर उसको हीट करके क्रिस्टलाइजेशन वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल दिया गया है, उस केस में हम इसको ऐड नहीं करते, यानी कि 36 मास आपका कम हो जाता है। H2O का मास होता है 18, 2 मोल्स थे, तो यहाँ पर 36 और एक्स्ट्रा था, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते। 36 जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 126 में से, तो आप समझ रहे हैं इसका मास 90 आ जाएगा। ये देखिए सिंपली मैंने सारे फॉर्म आपको रख दिए हैं। ये तीनों टर्म्स हैं परसेंटेज रिलेटेड। आपने दो मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज PYV और परसेंटेज WYV, सेकेंड और थर्ड में आपको बता चुका हूँ। जो फर्स्ट है परसेंटेज बाई मास, ये मास रिलेटेड यूनिट का पहला है। यहाँ पर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। परसेंटेज बाई मास को आप कहेंगे इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ, it is the minimum amount of mass of solute in gram which present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रहे यहाँ दोनों ही W के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने सोल्यूट को भी ग्राम में लिया और सोल्यूशन को भी ग्राम में लिया, और उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। NCERT बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा टर्म्स आपके नीचे मैंने इसमें रख दिया है। कॉमर्शियल जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको हम लोग लेने जाते हैं मार्केट में, उसकी जो मास परसेंटेज है वो 3.62 सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। अभी इसी का प्रयोग सैनिटाइज करने में किया जा रहा है, सड़कों को, वाहनों को, जितने भी व्हीकल्स हैं सभी को सैनिटाइज कर रहे हैं। एक जगह पुलिस ने मजदूरों को भी इसी से सैनिटाइज कर दिया था। दुर्भाग्यवश उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना खतरनाक हो सकता है। खैर उनका तो पता नहीं, ठीक भी हुए हैं नहीं हुए हैं, आपको उनकी जलन थी, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जलन उनकी ठीक हो गई होगी। दूसरा भी देख लीजिए, 35% वाई वॉल्यूम, VYV है, तो यहाँ वॉल्यूम जो एथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन होता है वो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है -17.6। गाड़ियों वगैरह में
जो रेफ्रिजरेटर लगे रहते हैं, कार्बोरेटर लगा रहता है, तो वहाँ पानी डाला जाता है। तो सर्दियों में पानी अगर जम जाएगा तो इंजन ब्लॉक हो जाएगा। तो उस पानी के हिमांक को कम करने के लिए उसमें थोड़ा सा 35% VYV इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं, जो उस पानी के हिमांक को घटा देता है, फ्रीजिंग कर देता है आपके वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को। इसको लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग ये इसमें एक बड़ा टॉपिक है, उसको आगे पढ़ेंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। इसमें एक और यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पीपीएम की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। और अगर आप 10 लाख लिखते हैं तो आप गौर करेंगे कि 10 लैक्स में 6 जीरो आते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, तो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ध्यान रहे, जब वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया हो तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो ml में होना चाहिए। फिर से एनसीईआरटी फैक्ट्स, अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी वाटर। अगर हम समुद्र के जल का 1 लीटर लेते हैं जिसका द्रव्यमान मास 1030 ग्राम होता है, वो लगभग 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कैरी करता है। घुलित अवस्था में इतनी ऑक्सीजन उसमें रहती है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड फैक्ट हैं, देख लीजिए। एक और जो टर्म इसी से रिलेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। मेनली जो मोल फ्रैक्शन होता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जान ही रहे हैं, भिन्न, और मोल का भिन्न है। साधारण भाषा में इसको हम यही कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एक्स से। अब किसी भी बिलियन में किसी भी घटक का अगर आपको मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले आपको उस घटक के मोल पता होने चाहिए और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों का संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो पहला काम आप करिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लीजिए। अगर नहीं दिए गए हैं तो कुछ करना ही नहीं है। अब जब दोनों के मोल पता रहते हैं तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से निकाल सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूट हो, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। जितने भी होंगे सभी सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा एक ही आएगा। अगर आपका मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा आ जाए, कम तो आएगा ही, अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो समझ जाइएगा आपने कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई चूक कर दी है। और अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई प्योर सब्सटेंस है। किसी भी सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा,
हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम ही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कुछ रिलेशन है, आपके बहुत काम आएंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अभी मैं आपको मोलैलिटी बताया भी नहीं हूँ, चलिए उसको बता ही देते हैं। जो मोलैलिटी है सिंपली यहाँ भी मोलैरिटी की तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ही निकालते हैं, लेकिन मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ सिंपल यही एकमात्र ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जहाँ पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन बताया जाता है। तो मोलैलिटी इट इज द मोल्स ऑफ सल्यूट विच प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी लेना है, वो भी किसमें, किलोग्राम में। सपोज करिए अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया रहता है तो भी उसे हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं। और अब मोलैलिटी से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, फिर से परसेंटेज बाय वेट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। तो मास रिलेटेड यूनिट को ही दूसरी मास रिलेटेड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर सेम टाइप की यूनिट्स हैं तो बड़ा आसान होता है कन्वर्ट करना, लेकिन जब मास रिलेटेड यूनिट को आपको कन्वर्ट करना होता है वॉल्यूम रिलेटेड में, वहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई ऐसी यूनिट आपके दिमाग में चल रही है क्या इस वक्त जो मास और वॉल्यूम दोनों को रिलेट कर सके? नहीं चल रही है तो मैं बता देता हूँ। डेंसिटी, डेंसिटी आप सभी जानते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इजीली आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जहाँ इंटर कन्वर्जन होगा, किसी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कराना होगा, उस केस में क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन होगी। ध्यान रखिएगा। तो डेंसिटी का प्रयोग हम लोग मास को वॉल्यूम या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो 20% फिर से NaOH का है बाई वेट, यानी कि 20 ग्राम NaOH है और 80 ग्राम आपका वाटर है। आपको निकालना है मोलैलिटी। तो एक तरह से सॉल्यूट का भी मास आपको पता चल गया और सॉल्वेंट का भी मास पता चल गया। सॉल्यूट का मास 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम। ध्यान रखिएगा मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। तो सिंपली है, पहले हमको मोल्स निकालने हैं तो 20 डिवाइड बाई 40, फिर हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए वो 80 ग्राम है, हमें उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो आपका 100/16 = 6.25 मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो नीचे मोलैलिटी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा मोलैलिटी जो है उसके फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं है, क्योंकि ये मास रिलेटेड यूनिट है, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। मोलैलिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। सिंपल सा। लास्ट ये जो रिलेशन है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का, आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं 18 मोलर H2SO4 वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इजीली निकल आएगा। लेकिन हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते ही काम कर रहे हैं। तो जो 18 मोलर H2SO4 है उसकी डेंसिटी भी दी गई है और आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे माइंड में अगर हमको रिलेशन नहीं याद है तो ये होना चाहिए कि मोलैलिटी फाइंड करते समय हमें दो चीज़ें की जरूरत पड़नी। एक तो जो सल्यूट है उसके मोल्स हमको पता हो, और दूसरा हमें उसमें सॉल्वेंट का मास भी पता हो। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्वेश्चन में गिवन है 18 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4 होता तो इसका आशय होता कि H2SO4 में 1 मोल प्रेजेंट है,
2 मोलर H2SO4 होता तो हम कहते हैं कि 1 लीटर में 2 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है। यहाँ पर 18 मोलर H2SO4 है तो हम ये कहेंगे कि 1 लीटर में H2SO4 के 18 मोल प्रेजेंट है। तो इनडायरेक्टली हमें ये पता चल जाएगा कि H2SO4 के 18 मोल्स हैं। अब 18 मोल है वो 1 लीटर में है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेम थिंग, कन्वर्ट कर लिया। सॉल्यूशन में हमें डेंसिटी दी गई है, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1800 ग्राम सॉल्यूशन में। हमने एक तरह से मास निकाल लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाल लिए 1800 ग्राम। अब दूसरी चीज देखिए, 18 मोल H2SO4 का भी तो मास निकालना है। तो यहाँ तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाला है, राइट साइड में 1 लीटर सॉल्यूशन का मास आ गया 1800 ग्राम, और लेफ्ट साइड में जो 18 मोल ऑफ H2SO4 है वहाँ पर आप मोल में अगर मॉलिक्यूलर वेट का किसी भी सॉल्यूट के अगर मोल पता है तो उसमें हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मास आ जाएगा। तो दोनों के मास पता चल गए। अब हमको मास H2SO4 का भी पता है और उस सॉल्यूशन का भी पता है। तो सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट यानी कि H2SO4 के मास को घटा देते हैं तो हमें सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, जो कि देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन 1800 सब्ट्रैक्टेड बाई 18 इंटू 98, तो ओवरऑल आंसर आ गया 36। तो एक तरह से हमें सॉल्वेंट का मास पता चल गया 36 और मोल्स पता चल गए हैं 18। अब निकालना है मोलैलिटी, तो 18 डिवाइड बाई 36। फिर से एक चीज़ 36 ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ओवरऑल आपकी जो मोलैलिटी है वो 500। आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड लेफ्ट साइड में जो फार्मूला है स्मॉल एम और कैपिटल एम के रिलेशन से उससे निकाल सकते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक फैक्ट भी है, मोलैलिटी जो होती है वाटर की वो 55.55 ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ इतना ही हो पाया। मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं इसको बोर्ड पे बनाता, तो मैंने पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। थोड़ा जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस कन्फ्यूजन को भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, 9807122386। आज के लिए इतना ही।